टॉपिक नंबर 1.4, ये एंथ्रोपोलॉजी फर्स्ट पेपर का है ना। और सबसे पहले तो हम लोग देखें कि हमारा सिलेबस क्या है और हम सिलेबस को समझें कैसे इसको पढ़ेंगे। तो पहला इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसमें है मानव उद्विकास, जैव सांस्कृतिक कारक, जैव सांस्कृतिक कारक, राइट। दूसरा है जैविक उद्विकास के सिद्धांत। तीसरा है कुछ संकल्पना इसके अंतर्गत दिया हुआ है, जिसमें हमें पढ़ना है डोलो का नियम, कॉप का नियम, गॉस का नियम, ये तो नाम से दिया हुआ है। इसके अलावा हमें पढ़ना समांतरता है ना, पैरेललिज्म एवं समाभिरूपता, भिरूपता, भिरूपता, समाभिरूपता, राइट। फिर अनुकूली विकिरण, और फिर मोज़ेक उद्विकास। देखो इतना पॉइंट हमारे सिलेबस में इस टॉपिक के अंतर्गत मेंशन है। सबसे पहले हम लोग एक एक करके इसको समझेंगे और समझने के बाद मैं आपको डिक्टेट करा दूंगा, ठीक है। पहले आप एक एक करके इस बात को समझिए कि इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है। इसका अंग्रेजी भी याद रखना है, राइट। अब देखो यहाँ जो हमें पढ़ना है फर्स्ट टॉपिक, यानी कि मानव उद्विकास, राइट। तो मानव उद्विकास से पढ़ने के क्रम में सबसे पहले हमें समझना है कि उद्विकास क्या है ना। व्हाट डू यू मीन बाय एवोल्यूशन? कुछ भी पता है एवोल्यूशन किसको कहेंगे? ABC कुछ भी, उद्विकास किसको कहेंगे? बताओ, बेझिझक बताओ। देखो मैं क्लास में आपको पूरी अपॉर्चुनिटी देता हूँ, है ना, कि आप कोई मन में जो भी सवाल है आप पूछें, बताएं कि आप क्या समझते हैं। उद्विकास मतलब कि एक बहुत लंबे समय के बाद किसी भी मतलब जीव में क्या परिवर्तन आ रहा है। देखो परफेक्शन नहीं है, आप जो बता रही हो उसमें परफेक्शन की कमी है। देखो यहाँ उद्विकास हम जैविक उद्विकास पढ़ रहे हैं, है ना। तो यहाँ ये जैविक प्रक्रिया है। यहाँ उद्विकास हम किस रूप में पढ़ रहे हैं? जैविक उद्विकास पढ़ रहे हैं। तो जैविक उद्विकास क्या है? एक जैविक प्रक्रिया है ना। इस जैविक प्रक्रिया में क्या होता है? जीव का सरल से जटिल रूप में परिवर्तन, है ना। और ये परिवर्तन क्यों होता है? तो ये जीव की जीन आवृत्ति में परिवर्तन होने से, राइट। तो जीव की जीन आवृत्ति में परिवर्तन क्यों होता है? देखो एकदम ध्यान से सुनो कि जैसे आप पढ़े हो, कोई भी विषय अगर आप पढ़ती हो जीएस में भी, तो आप ये बात तो पढ़ते हो ना
कि पहले एक कोशिकीय जीव का विकास हुआ और उसके बाद बहुकोशिकीय जीव का विकास हुआ। तो एक कोशिकीय जीव में जीन की जो संख्या होगी वो कम होगी, है ना, और बहुकोशिकीय जीव में जीन की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ जीन की जो फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन होगा तभी उद्विकास होगा। पहली बात ये ध्यान में रखना। तो अगर कोई पूछे कि उद्विकास क्या है, जैसे क्वेश्चन बनता है हम लोग का, है ना, हम लोग जो सिविल सेवा की तैयारी करते हैं, आईएएस की तैयारी करते हैं, पीसीएस की तैयारी करते हैं, तो हम लोग का अप्रोच जो है, जो लोग ग्रेजुएशन करते हैं, पीजी करते हैं, उनसे डिफरेंट होता है, राइट, क्योंकि हमें टू द पॉइंट लिखना होता है। तो पहला चीज़ हमारे पास आता है कि जैविक उद्विकास से आप क्या समझते हैं, है ना, और मानव उद्विकास एक जैव सांस्कृतिक कारकों से क्यों प्रभावित होती है। मानव उद्विकास एक जैव सांस्कृतिक प्रक्रिया है या मानव उद्विकास जैव सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित होती है, आप उसकी व्याख्या करें। तो पहला लाइन हम क्या लिखते हैं कि जैविक उद्विकास एक जैविक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जीव का सरल से जटिल रूप में परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन जीव की जीन आवृत्ति में परिवर्तन होने से होता है। देखो, दिस इज द डिफिनेशन ऑफ जैविक उद्विकास। ये जैविक उद्विकास है ना। सिविल सेवा में देखो क्या है कि परीक्षा पास करना और फेल करना, इसमें बहुत अंतर नहीं है। जो पास कर रहे हैं वो बहुत स्मार्ट नहीं है, जो फेल कर रहे हैं वो बहुत कमज़ोर नहीं है। लेकिन जो सही तरीके से चीज़ों को समझ रहा है और प्रेजेंट करने की क्षमता डेवलप कर रहा, वो परीक्षा को बड़ी आसानी पूर्वक पास कर रहा, और जो नहीं समझ पा रहे हैं वो 3 साल 4 साल 5 साल में भी नहीं समझ पा रहे हैं। इसमें जो चीज़ ध्यान रखना है कि हालांकि हमें ह्यूमन के बारे में पढ़ना है, हम किसके उद्विकास की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन के उद्विकास कर रहे हैं, लेकिन जीव का भी तो उद्विकास होता है। मनुष्य क्या है, मनुष्य भी जीव है। तो इसका मतलब क्या है कि जब मनुष्य के उद्विकास का अध्ययन कर रहे हैं, तो ये जो मानव है, जिस मानव के उद्विकास का अध्ययन कर रहे हैं, ये प्राकृतिक रूप से क्या है, नेचुरली क्या है, जैविक प्राणी है। ध्यान ये रखना है ना। और ये मानव सामाजिक रूप से क्या है, सामाजिक रूप से सांस्कृतिक प्राणी है। क्लियर। अब देखो, अगर प्राकृतिक रूप से जैविक प्राणी है और हमने कहा कि जैविक उद्विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जीव का सरल से जटिल जीव के रूप में उद्विकास होता है, राइट, सरल से जटिल जीव के रूप में उद्विकास होता है। तो इसका मतलब है कि जो एक कोशिकीय जीव हम कह रहे थे, है ना, इसमें भी तो उद्विकास हो रहा है। इसमें भी तो जीन आवृत्ति में परिवर्तन हुआ, तभी तो बहुकोशिकीय जीव भी आया। तो ये जीन आवृत्ति में परिवर्तन क्यों हो रहा। अगर जीवों की बात करें, मनुष्य की बात नहीं कर रहे हैं, जीवों में जीन आवृत्ति में परिवर्तन लाने वाले कौन से कारक हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट कारक है ना। जैसे जीव के जीन आवृत्ति में परिवर्तन, क्योंकि मनुष्य एक जीव है तो मनुष्य में भी वो काम करेगा। तो इसका कारक क्या है, तो इसका कारक क्या है, एक जो अभी बहुत पॉपुलर है, उत्परिवर्तन, जिसको अंग्रेजी में म्यूटेशन कहते हैं। और बहुत लोग रोज आजकल म्यूटेशन सुन रहे होंगे कि कोविड वायरस में म्यूटेशन हो गया। तो म्यूटेशन तो बीमारी पैदा कर रहा, तो उद्विकास कैसे हो रहा है। बीमारी नहीं पैदा, मतलब कि उसके जीन में चेंज होने से उसका जो इंटरनल कैरेक्टर है ना, वो चेंज हो जा रहा है, चेंज हो जाता है, उसका हो रहा, और मनुष्य को हार्म पहुंचा रहा। वो एक्स्ट्रा हार्म पहुंचा रहा है।
लेकिन उस जीव में तो थोड़ा अलग अलग चेंज करके वो नया जीव तो बन रहा है ना, जैसे हाँ। वायरस नया तो बन रहा है ना, नया बन रहा उसी है ना। तरह से जीव में। तो पहला चीज हमें कारक क्या समझना है? म्यूटेशन, है ना, म्यूटेशन। अब इसमें बस से दो चीज ध्यान में रखना। म्यूटेशन किसको बोलेंगे? परिवर्तन को। जब जीव की जीन आवृत्ति में, जीव की डीएनए की संरचना में और उसकी संख्या में अचानक परिवर्तन हो जाती है तो उसे उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, एक लाइन की बात है। देखो, कुछ लोगों को लगता है कि जो बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है उसमें बायोलॉजी के ज्ञान चाहिए। ठीक है, ये आप पढ़ोगे तो लगेगा कि तो सोशल साइंस जैसा पढ़ें, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी क्या है? सोशल साइंस है। अब यहाँ एक ही चीज़ करेक्ट करना है कि ठीक है, उत्परिवर्तन से क्या होता है? जीन आवृत्ति में परिवर्तन होगा, डीएनए की संरचना में परिवर्तन होगा, डीएनए की सीक्वेंस में परिवर्तन होगा, या नए जीन की उत्पत्ति हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जो उत्परिवर्तन होता है, म्यूटेशन जो होता है, ये निगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। ठीक है, तो उद्विकास में किसकी भूमिका होगी? पॉजिटिव का। ठीक है, अगर हमारे बॉडी में कोई म्यूटेशन हुआ है ना, जैसे आप कैंसर का नाम सुनी हो। कैंसर के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल है जिसको कहते हैं ऑन्कोजीन। नाम सुना है? हैं? हमारे बॉडी में ऑन्कोजीन है ना। देखो, हम सभी के बॉडी में ऑन्कोजीन है, बट ऑन्कोजीन जनरली इनएक्टिव होता है। तो इनएक्टिव होगा तो हमारा बॉडी नॉर्मल है, और जब ये एक्टिव हो जाएगा तो हमारा सेल का अनिश्चित ग्रोथ शुरू हो जाएगा, जिससे कैंसर डेवलप होगा। ठीक है, लेकिन कैंसर जो होगा वो निगेटिव म्यूटेशन के कारण हो रहा है कि पॉजिटिव म्यूटेशन के कारण? उस सेल का पॉजिटिव म्यूटेशन निगेटिव होगा। देखो, निगेटिव पॉजिटिव का मतलब क्या है कि पॉजिटिव म्यूटेशन का मतलब है कि इससे ऐसा जीन आ रहा है जो जीव की उत्तरजीविता को बढ़ा रहा, जीव के पर्यावरण के साथ समायोजन की जो क्षमता है उसको बढ़ा रहा, उसको हम पॉजिटिव म्यूटेशन कहते हैं। और जो म्यूटेशन जीव के उत्तरजीविता को घटा रहा, जिससे बीमारी पैदा हो रहा, जीव की मृत्यु हो रही है, वह म्यूटेशन क्या होगा? निगेटिव म्यूटेशन होगा। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जो पॉजिटिव म्यूटेशन होगा उससे उद्विकास होगा। समझ में आ गई? अब देखो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जीन पुनर्संयोग, जेनेटिक या जीन रिकॉम्बिनेशन। इसका मतलब क्या होता है? जो जीन का सीक्वेंस है उसमें चेंज करके कुछ नया बनाना। रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या हो रहा? रिकॉम्बिनेशन, सॉरी, दो चीज को मिला करके। यस। तो जीन पुनर्संयोग का मतलब हुआ कि जब दो या दो से अधिक जीन जो दूसरे स्रोतों से, यानी दो भिन्न स्रोतों से आए हुए जीन को आपस में समन्वय होता है, सम्मिलन होता है, उसको जीन रिकॉम्बिनेशन कहते हैं, है ना। तो डिफरेंट सोर्सेस से आएगा। अब जीन रिकॉम्बिनेशन का नेचुरल जो तरीका है, नेचुरल तरीके की बात पहले करते हैं। आर्टिफिशियल भी है। आर्टिफिशियल क्या है? आर्टिफिशियल जीएस में पढ़ते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जीएस में पढ़ते हैं ना, साइंस टेक में पढ़ते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हमारे में भी है सब्जेक्ट में, है ना, 9.2 में।
तो उसमें हम क्या करते हैं कि दो डिफरेंट सोर्सेस के डीएनए को लेते हैं, डॉली इसी के साथ ठीक है, और दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं, तो हो गया आर्टिफिशियली, राइट। यहाँ हम नेचुरल को पाल रहे हैं कि नेचुरली ये कैसे हो रहा है। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, लैंगिक प्रजनन, ठीक है, जैसे मनुष्य के बारे में एग्जाम्पल से अगर आप समझने का प्रयास करोगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेता है स्पर्म एंड ओवम, है ना, शुक्राणु और अंडाणु। ये शुक्राणु में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23। और अंडाणु में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23, राइट। और ये दोनों फर्टिलाइज होंगे तो कितने हो जाएंगे? 46। और इसको बोलते हैं जाइगोट, जिससे भ्रूण का विकास होता है। इसको बोलते हैं गैमिट, इसको बोलते हैं गैमिट। तो जीन कहाँ पर होता है? जीन गुणसूत्र पर अवस्थित होता है ना, और डीएनए का बना होता है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट। तो ये 23 जो गुणसूत्र, यहाँ पर 23 जो गुणसूत्र आया स्पर्म में, इस पे फादर से आया हुआ हाफ जीन है, और 23 ये मदर के जो गुणसूत्र हैं ओवम, इसमें मदर से आया हाफ जीन है। मदर के पास जितने जीन है उसका हाफ है, और बच्चे में आधा पिता से आधा माता से। तो 2 डिफरेंट सोर्सेस से आया, राइट। ये 2 डिफरेंट सोर्सेस से आया, रिकम्बाइन किया। अब इसी उद्विकास कैसे होगा? जो चाइल्ड हो उसका तो नया कैरेक्टर होता है ना, नया जीन होता है। अब यहाँ पर ध्यान में रखना है, देखो उद्विकास के संदर्भ में ये समझना है कि उद्विकास के लिए वेरिएशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। विभिन्नता जिसकी बात करते हैं, है ना, विभिन्नता। आगे भी पढ़ेंगे हम लोग, सिंथेटिक थ्योरी में यही बात पढ़ेंगे। जब सिंथेटिक थ्योरी पढ़ेंगे तो हम इसी बात को पढ़ेंगे। तो ये जो ऑफ स्प्रिंग है, इसका जीनोटाइप, जीनोटाइप का मतलब समझ में आता है? यस सर, जीनोटाइप मतलब जीन में चेंज होना है। जीनोटाइप देखो हिंदी में हम लोग जीनोटाइप को ऐसे भी लिख सकते हैं या जीन प्रारूप लिख सकते हैं। जीनोटाइप का जनरल मीनिंग समझो कि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, जेनेटिक संगठन। तो जो ऑफस्प्रिंग है या संतान है, उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अपने पिता से 50% अंतर प्रदर्शित करेगा, अपनी माता से 50% अंतर प्रदर्शित करेगा, ठीक है। दादा और पोता में कितना परसेंट अंतर हो जाएगा? 75%। और इस तरह से अगर 100, 200, 1000 जनरेशन आगे आप जाएंगे तो ये एक वेरिएशन क्रिएट करता है, और वेरिएशन क्रिएट करेगा तो जैविक उद्विकास में काम करेगा, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। नाम सुनी हो? तो संकरण में क्या होता है कि जो 2 डिफरेंट समूह होंगे, 2 डिफरेंट समूह के मेल या फीमेल के बीच रिप्रोडक्शन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो उससे जो नया जो पैदा होगा उसको संकर बोलते हैं, ठीक है। और संकरण से क्या पैदा होता है? हेट्रोजाइगोसिटी बढ़ती है, हेट्रोजाइगोसिटी, और ये सेकेंडरी वेरिएशन क्रिएट करता है, द्वितीयक वेरिएशन क्रिएट करेगा, है ना। जैसे जितना भी प्लांट हम लोग आज यूज़ करते हैं ना, गेहूँ, जौ वगैरह या एनिमल, तो न्योलिथिक पीरियड में लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन सीखा और धीरे धीरे हाइब्रिड तैयार करके हम यहाँ तक पहुँचे, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन का भी रोल जो है जैविक विकास में है, और इसके साथ साथ कुछ और फैक्टर है, आइसोलेशन, है ना, माइग्रेशन,
जेनेटिक ड्रिफ्ट और नेचुरल सिलेक्शन, इन सबों की चर्चा हम लोग सिंथेटिक थ्योरी में भी करेंगे, राइट। अब देखो आइसोलेशन में क्या है कि कोई पॉपुलेशन ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड है, राइट, तो फिर क्या करेगा, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाएगा क्योंकि वो आपस में ही मैटिंग करेगा, उससे जेनेटिक आइसोलेशन हो जाएगा जिनका आपस में ही विनिमय हो रहा, उससे उस पॉपुलेशन में एक अलग टाइप की कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करेगी और बाहर का जो उसी का पॉपुलेशन है उसमें अलग टाइप का कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करेगी और इससे भी फिर एक तरह से अंतर क्रिएट होगा और ये आइसोलेटेड पॉपुलेशन एक नई दिशा में इसका उद्विकास होगा। माइग्रेशन का मतलब है कि कोई जीव जो है अपने मूल भौगोलिक क्षेत्र को छोड़ के किसी दूसरी एरिया में चला जाता है या उसका समूह जाता है तो वह नए ढंग से उसके साथ एडजस्ट करता है और चूंकि नए पर्यावरण के साथ आप एडजस्ट कर रहे हैं तो नई विशेषताएं आप में डेवलप करेगी, तभी आप सरवाइव करेंगे। तो नई विशेषताएं जो डेवलप हो रही है वो इवोल्यूशन में काम कर रहा है, ठीक है। और जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है कि ये एक तरह से आइसोलेटेड पॉपुलेशन में होता है और स्मॉल पॉपुलेशन में, आइसोलेटेड भी होना चाहिए और स्मॉल होना चाहिए। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब है, इसको हिंदी में भी जेनेटिक ड्रिफ्ट लिखोगे, कि अगर किसी पॉपुलेशन में कोई विशेष जीन विलुप्त हो जाती है किसी रैंडम घटना से तो उसको जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। इससे भी वेरिएशन क्रिएट हो जाएगा, है ना। और नेचुरल सिलेक्शन वह प्रक्रिया है जो यह तय करती है कि जो वेरिएशन है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो वेरिएशन अगर नेगेटिव होगा तो वो जीव एक्सटिंक्ट कर जाएगा क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन उसका नेगेटिव सिलेक्शन करता है, और अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव सिलेक्शन करेगा। इसका मतलब क्या होगा कि वो रिप्रोडक्शन के माध्यम से अगले पीढ़ी में जाएगा जिससे जैविक उद्विकास होगा। इसमें कोई ऐसा चीज जो समझ में नहीं आता है? इसमें सारा कुछ तो समझा, एक जेनेटिक ड्रिफ्ट में जो है ना ये क्लैरिटी नहीं। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब है कि जब किसी अलगाव में रहने वाले छोटी जनसंख्या समूह में कोई विशेष जीन किसी अचानक घटित होने वाली घटना या दुर्घटना के कारण विलुप्त हो जाती है तो उसको जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। मतलब म्यूटेशन प्लस आइसोलेशन। नहीं, म्यूटेशन जैसा नहीं है। देखो यहाँ कह रहे हैं कि मान लो कि कोई आइलैंड है ना, और सपोज करो कि यहाँ 200 लोग ही रह रहे हैं, ओनली 200 लोग रह रहे हैं, और इस 200 में मान लो कि 100 लोग जो हैं ब्लैक आइज है ना, और 50 लोग या 75 लोग मान लो कि ब्लू आइज वाले हैं, और 25 लोग जो है ब्राउन आइज वाले हैं। संजोग से ऐसा हुआ, संजोग से मैं कह रहा हूँ कि 25 ब्राउन आइज वाले लोग जो है नाव पर चढ़ के समुद्र में जा रहे थे, नाव डूब गया, 25 लोग मर गए। तो जो जीन रिस्पॉन्सिबल था ब्राउन आइज के लिए वो जीन इस जनसंख्या से विलुप्त हो गया, ठीक है। अब रेस्ट जो जनसंख्या ये 175 लोग बच्चे ये आपस में मैटिंग करेंगे, तो जो रेस्ट जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन का जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसके मूल पॉपुलेशन से क्या होगा, अंतर प्रदर्शित करेगा, राइट। इसको जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। समझ में आई, राइट। चूंकि मनुष्य एक जैविक प्राणी है ना, तो मानव उद्विकास में ये जो फैक्टर है जैविक और पर्यावरणिक फैक्टर, ये मानव उद्विकास में भी काम करता है, राइट। और इसके कारण जो हमारे एंसेस्टर जो थे, जो मनुष्य के आरंभिक पूर्वज थे,
इस आरंभिक पूर्वज में कुछ विशेष विशेषताओं का विकास हुआ। है ना? ध्यान ये रखो कि ये जो फैक्टर, यहाँ केवल फैक्टर को एक्सप्लेन नहीं करना है, लिखते वक्त ध्यान में रखना कि फैक्टर केवल नाम गिनाना है कि ये फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है जैविक उद्विकास के लिए। चूँकि मनुष्य भी प्राकृतिक रूप से एक जैविक प्राणी है, तो मानव उद्विकास के जो आरंभिक चरण हैं, उस आरंभिक चरण में ये जैव पर्यावरणिक जो कारक हैं, यह मानव उद्विकास के लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस तरह की जो प्रक्रिया हुई, इससे कुछ मनुष्य में कुछ विशेष विशेषताओं का विकास होगा। और ये क्या विशेष विशेषताएं हैं, है ना? तो देखो, पहला इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुआ कि मनुष्य का जो मस्तिष्क है अपेक्षाकृत बड़ा, विकसित एवं जटिल, और शरीर की तुलना में सबसे बड़ा, सबसे विकसित और सबसे जटिल है। एक तो विकसित मस्तिष्क का विकास होगा, ठीक है। दूसरा, इसी के फलस्वरूप मनुष्य में द्विपाद गमन शुरू हुआ, बाइपेडलिज्म शुरू हुआ, दो पैरों पर चलना शुरू हुआ। तीसरा, इसी के चलते मनुष्य में एस्टेरियोस्कोपिक विजन, त्रिविमीय दृष्टि, 3 डायमेंशनल विजन का विकास हुआ। इसी के चलते मनुष्य में भाषा के माध्यम से कम्युनिकेट करने की क्षमता का विकास हुआ। और इसी के चलते मनुष्य के हाथ में विशेष प्रकार की पकड़ या ग्रास्पिंग कैपेसिटी ये विकसित हुआ मनुष्य के हाथ में। और ये जो विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं के कारण मनुष्य जो है संस्कृति के निर्माण में सक्षम हुआ। है ना? और जीव जगत में केवल और केवल मनुष्य के पास ही संस्कृति है, और किसी के पास संस्कृति है? तो जीव जगत में चूंकि मनुष्य के पास ही संस्कृति है, तो जब ये संस्कृति का निर्माण हो गया और अब इन विशेषताओं के बीच अंतःक्रिया शुरू हुआ, राइट? तो संस्कृति का निर्माण किया तो हमने क्या किया? पहला काम हमने किया औजार हथियार का निर्माण। ठीक है, हमने क्या है? औजार और हथियार का निर्माण किया। इसके पहले हमारे पास औजार हथियार नहीं था। तो औजार और हथियार का जब मनुष्य ने निर्माण किया, ये इस कारण से किया क्योंकि कुछ विशेष जैविक विशेषताएं विकसित हुई। लेकिन जब औजार हथियार का निर्माण और उपयोग हमने करना शुरू किया, तो उसका इम्पैक्ट हमारे उद्विकास पर पड़ रहा है, राइट? जब आप पे पढ़ोगे फॉसिल्स, है ना, जैविक उद्विकास को जब हम जीवाश्मों के परमाणु के माध्यम से पढ़ेंगे मनुष्य के उद्विकास को, तो हम पाएंगे कि औजार हथियार का जो निर्माण करता है मानव, तो प्रथम उपयोगकर्ता कौन है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, आजकल उसको थिसिन भी बोलते हैं। ये केवल उपयोग करता है ना, ये निर्माता नहीं है। ध्यान ये रखना कि ये नेचुरल जो पत्थर है, उस नेचुरल पत्थर को लेकर के और उसको हथियार के रूप में उपयोग करता है। और होमो हैबिलिस जो है, होमो हैबिलिस, ये प्रथम हथियार निर्माता एवं उपयोगकर्ता भी है। ये केवल उपयोग करता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, वो नेचुरल चीज़ का हथियार के रूप में उपयोग करता है। ये हथियार बनाता भी है और उपयोग करता भी है। ठीक है।
और होमो इरेक्टस बेहतर उपयोग करता है, बेहतर निर्माता, बेहतर उपयोगकर्ता। निएंडरथल और बेहतर, राइट, और होमो सेपियंस और बेहतर। अब देखो, बड़ा प्रैक्टिकल सोचने की ज़रूरत है कि हथियार जब बनाता है और उसका उपयोग करता है तो एक कॉन्सेप्ट है कि इससे ब्रेन का और अधिक विकास होगा। कैसे होगा? देखो, पहले देखो, ध्यान रखो कि मनुष्य का पूर्वज तो मांस खाता था, तो मांस खाने के लिए पहले क्या करता होगा? डायरेक्ट मुंह लगाता होगा, जैसे कुत्ता लगाता है मांस में, वैसे करता होगा। हथियार नहीं था तो अब क्या कर रहा है कि हथियार से जानवर को काटेगा, मारेगा, काटेगा। तो धीरे धीरे इसका जो है कॉग्निशन है, संज्ञानात्मक जो क्षमता है, उसी जानकारी होने लगी कि कहाँ पर मारें, कहाँ से काटें, है ना। धीरे धीरे उसका मस्तिष्क में ये बातें जाएगी कि ये एरिया है, एक्सपीरियंस है कि यहाँ पर जानवर को मार देते हैं, इस हथियार से तो मर जाता है। यहाँ पर अगर हम काटना शुरू करते हैं तो इसके चमड़े आसानी पूर्वक उतरते चले जाते हैं। ये एक्सपीरियंस से आता है, ठीक है। इससे दिमाग का विकास होगा। और दूसरा हम कह रहे हैं कि पहले एकदम डायरेक्ट मुंह लगाता होगा, अब मांस को टुकड़े में काट लेगा और हाथ से ऐसे मुंह में डालेगा। तो इसका मतलब है कि दांत और जबड़े की जो भूमिका हो रही है वो एक तरफ आपकी कम हो रही है और दूसरी तरफ क्या हो रही है कि मस्तिष्क की भूमिका बढ़ रही है। इसके प्रभाव स्वरूप क्या हो रहा कि एक तरफ जहाँ मस्तिष्क का और विकास हो रहा, वहाँ दांत के आकार में, दांत के एरियाज में, दांत की संख्या में भी धीरे धीरे कमी आ रही है। प्राइमेट इवोल्यूशन में देखोगे तो प्राइमेट के पास, प्रोसिमिन के पास ज़्यादा दांत था और हमारे पास धीरे धीरे वो कम हो रही है। जबड़ा छोटा हो रहा है ना, ठुड्डी का विकास हो रहा। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक जो डेवलप हो रहा, इसमें हथियार औजार की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, राइट। दूसरा जो महत्वपूर्ण सांस्कृतिक चीज था वो था आग का आविष्कार, है ना। आग का आविष्कार कब हुआ था? न्यूलिथिक पीरियड में। जो फर्स्ट वाला है पूरा पाषाण काल में, है ना। तो आग का आविष्कार निम्न पूरा पाषाण काल में कौन करेगा? होमो इरेक्टस। ये कौन करता है? होमो इरेक्टस। ध्यान ये रखना। तो आग का आविष्कार जो होमो इरेक्टस करता है, तो फिर आग का उपयोग होगा, है ना। इसका उपयोग कहाँ कहाँ करता है? शिकार में, है ना, खाना पकाने में, सुरक्षा में, राइट, और शरीर को गर्म करने में, है ना। अब देखो, आग का जब ये आविष्कार करता है तो आग के आविष्कार के पहले ये तो कच्चा मांस खाता था, है ना। और अब आग पर मांस को पकाना है। इससे दिमाग का विकास होगा, कॉग्निटिव क्षमता का विकास होगा। क्योंकि जो भी जीव होता है ना, जानवर जो होता है, उसके बॉडी में कुछ अनवांटेड पार्ट होता है, मल मूत्र जो होता है, उसको आप खा नहीं सकते हैं और वो पॉइजनस क्रिएट करेगा। तो अगर आपको आग पर पकाना है जानवर को, तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि उसका अनवांटेड जो पार्ट, जो खाने जो पार्ट नहीं है, वो किस एरिया में है और उसको निकालना पड़ेगा। तभी तो आप आग पर डायरेक्ट डालेंगे, क्योंकि ज़्यादातर पहले डायरेक्ट पूरे बॉडी को बाहर से
साफ करके और डाल देते थे लोग, भून के खाते थे। ठीक है, बर्तन तो था नहीं कि बर्तन में आप उबाल के खाएंगे, तो डायरेक्ट आग पे भूनते थे। तो ये अनवांटेड पार्ट कौन कौन सा है उसकी जानकारी इनको प्राप्त करनी थी, और इसलिए यह दिमाग का विकास होता है। ठीक है, अब चूंकि पका के खा रहे हैं आप तो ज़्यादा सॉफ्ट यूज कर रहे हैं, तो और भी दांत छोटा होगा, जबड़ा और भी छोटा होगा। क्लियर है? तीसरा, अगर शिकार में आप यूज कर रहे हैं तो इसका और क्या इफेक्ट हो सकता है? आग का उपयोग शिकार में, देखो तो जैसे हम आग लेके जानवर के पास जाएंगे, लकड़ी में आग लाया तो जानवर तो तेजी से भागेगा। तो ये लोग एक बैंड सोसाइटी के लोग थे, ग्रुप में हंटिंग करते थे, इंडिविजुअल हंटिंग नहीं करते थे, ग्रुप में हंटिंग करते थे। तो जब किसी के तरफ से अगर निकलेगा, भागने का प्रयास करेगा, तो दूसरा इशारा करेगा उसको कि देखो। और एंथ्रोपोलॉजिस्ट लोगों का मानना है कि इसी इशारे में इन लोगों ने पहले सिंबॉलिक लैंग्वेज का डेवलपमेंट किया और बाद में वोकल लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ। क्योंकि होमो इरेक्टस का जो मस्तिष्क है, उस मस्तिष्क का जो क्रेनियल कैपेसिटी हमको मिल रहा है, उसकी चर्चा हम अभी करेंगे, उससे लग रहा कि इसके पास भाषा की कुछ क्षमता थी, है ना। क्योंकि हमारा जो बोलने की जो क्षमता है वो दिमाग से निर्धारित होती है, ये बात ध्यान में रखना है। तो एक तो इससे भाषा के विकास की प्रक्रिया भी तीव्र हुई, यानी भाषा के विकास में इसकी बड़ी भूमिका है। और शरीर को गर्म करना, है ना। तो देखो फॉसिल्स जो हमारा मिलता है, जब हम अध्ययन करेंगे मानव उद्विकास का अध्ययन फॉसिल्स के आधार पर, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो हैबिलिस का फॉसिल्स मूलतः अफ्रीका में मिलता है। ठीक है, और अफ्रीका क्या था? अपेक्षाकृत गर्म था। हालांकि उस समय वहाँ भी ये प्लूविएशन की प्रक्रिया थी, लगातार बारिश हो रही थी लेकिन जो उच्च अक्षांशीय क्षेत्र थी वहाँ पर बर्फ की बारिश हो रही थी, तो उनके रेस्पेक्ट में वहाँ का टेम्परेचर कुछ ठीक था। ठीक है, तो मनुष्य अफ्रीका में तो रह रहा था, लेकिन होमो इरेक्टस पहला ये मानव जीवाश्म है जिसके साक्ष्य यूरोप में भी मिल रहे हैं और एशिया में भी मिल रहे हैं। ठीक है, तो यूरोप के जो क्षेत्र वो तो काफ़ी ठंडे हैं, अलग पर्यावरण है ना। एशिया के भी कुछ क्षेत्र में ठंडा है। तो इससे होमो इरेक्टस ने आग का उपयोग एक अलग पर्यावरण में अनुकूलन करने के लिए किया, एडेप्टेशन के लिए किया। और चूंकि अलग पर्यावरण में अनुकूलन के लिए आग का उपयोग किया, इस कारण से क्या हो रहा कि अब नई विशेषताएं डेवलप हो गई, है ना। क्योंकि ये माइग्रेशन में भी सहायता दे रहा। अभी हम लोगों ने क्या बात किया कि माइग्रेशन का भी इवोल्यूशन में रोल है और इससे उद्विकास हो रहा। ठीक है, अब इसको कैसे और आप बेहतर तरीके से देख सकती हो कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जो क्रेनियल कैपेसिटी है ये 500 से 600 सीसी के करीब है। होमो हैबिलिस का लगभग 750 सीसी है ना। और होमो इरेक्टस का लगभग 1000 सीसी है। राइट। एक और अप्रोच मानव शास्त्री कह रहे हैं कि चूंकि होमो इरेक्टस सीधा खड़ा होकर चल रहा है, बाइपेडल है पूरी तरह से, तो अब यहाँ से क्या हो रहा कि अगला जो मतलब डेवलपमेंट हुआ, इनमें सामाजिक नियम एवं विनियमन किसके लिए? लैंगिक चयन के लिए, सेक्सुअल सिलेक्शन के लिए। देखो मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसमें सेक्सुअल सिलेक्शन जो होता है उसमें वो एक इंसेस्ट टेबू हम लोग पढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत हम कहते हैं कि क्लोज ब्लड रिलेटिव्स के साथ हम सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बनाएंगे। ठीक है, मैरिज नहीं करेंगे। तो इससे जीन का विनियमन होगा। जीन को हम अपने सामाजिक नियम के माध्यम से एक्सचेंज करने का रूल डेवलप कर रहे हैं।
और कर रहे हैं तो ये उद्विकास को प्रभावित करेगा, बुद्ध विकास को करेगा। इसका मतलब है कि ये जो संस्कृति है ये प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया को भी प्रभावित कर रहा है ना। जो नेचुरल सिलेक्शन है उसको प्रभावित कर रहा है, क्योंकि उसके सामने अपेक्षाकृत बेहतर विकल्प दे रहा है। और इस तरह से हम देखते हैं कि मानव का जो उद्विकास है, ये उद्विकास क्या है, जैव सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित हो रहा, जैविक एवं सांस्कृतिक कारकों की अंतःक्रिया के फलस्वरूप मानव का उद्विकास हुआ। और इसलिए मानव उद्विकास को हम जैव सांस्कृतिक प्रक्रिया का प्रतिफल कहते हैं, राइट। तो ये है मानव उद्विकास जैव सांस्कृतिक कारक।